इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी। अशोक चौधरी जी, पहला सवाल लाजमी है आपसे, क्योंकि बिहार की राजनीति आपके विशेष राज्य के दर्जा मांगने पर काफ़ी गर्मा गई है। भाजपा हमलावर है, वो कह रही है जब कानूनी प्रावधान इसके लिए है ही नहीं तो फिर आप ये मांग करके एक तरीके से मरे हुए घोड़े पर चाबुक मारने की कोशिश कर रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रावधान तो सरकार बनाती है ना। कम से कम कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं, संविधान में भी अमेंडमेंट्स हुआ है और बहुत से अमेंडमेंट्स किए भी गए हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम वैसी कोई चीज़ मांग रहे हैं जो संभव नहीं है। अब प्रावधान आपने नहीं किया है तो जब परिस्थितियां बनती है तो प्रावधान किए जाते हैं। हमने तो जातीय गणना के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई है उन परिस्थितियों का हवाला देकर के हमने आग्रह किया है कि आप हमारा इसको इनकॉर्पोरेट करिए। अगर आप पिछले 5 वर्षों का आप इन्वेस्टमेंट का प्लान देखिएगा, योजना भारत सरकार की, नाम भारत सरकार का, और आप योजनाओं में जो कंट्रीब्यूशन पहले होता था 90-10 का, 80-20 का, 75-25, आप उसको उलट दे रहे हैं। अब आप योजना आपकी है, आपका इन्वेस्टमेंट 25% है और मेरा इन्वेस्टमेंट 75% है। तो वैसी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप हमें कहते हैं कि आप इन सब योजनाओं को इम्प्लीमेंट करिए। तो हम अगर आपकी योजनाओं को और आपकी स्थितियों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर जो ये जातीय गणना के बाद जो बड़ा परिवार 94 लाख परिवार आया है, जिसमें 22% जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, 32% जो पिछड़े के लोग हैं, अति पिछड़े के लोग हैं, और लगभग 42-43% अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं, उनको हम कैसे अपलिफ्ट करेंगे। आप बोलते हैं कि हाँ भाई, हमको हमारी सरकार जो है गरीबों के लिए है, हमारी सरकार इनके लिए, तो आखिर में इतने साल के आज़ादी के बाद यही तो डिमांड लंबे समय से पेरियार साहब कर रहे थे, यही तो डिमांड कर्पूरी ठाकुर और जैल सिंह कर रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी। तो आखिर में उनको हिस्सा कब मिलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि सरकार ने प्रयास नहीं किया, लेकिन जो प्रयास था वो पर्याप्त नहीं था ना। तभी तो 42% लोग अभी भी शेड्यूल कास्ट के गरीबी रेखा से नीचे हैं। आरक्षण का 77 साल हो गया, आपके योजनाओं का इतना साल हो गया, 77 साल आपने अपलिफ्टमेंट के लिए बनाया। इट मीन्स दे नीड अ स्पेशल असिस्टेंस, और दैट्स वाई वी आर आस्किंग टू गिव अ स्पेशल असिस्टेंस और स्पेशल फंडिंग। और जब परिस्थितियां बदली है जातीय गणना के बाद, उसके आप रिपोर्ट को देखिए। और ये रिपोर्ट ये नहीं कि हमारा रिपोर्ट है, आपका जो रिपोर्ट है उसकी जो पहले आपने रिपोर्ट बनाया था, जो बिहार में जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का, उसके आसपास हम मैच कर रहे हैं। तो ये भी नहीं हो सकता है कि हम कहीं आउट ऑफ बॉक्स कहीं से रिपोर्ट लेकर चले आए। ये विशेष राज्य का दर्जा हैज बीन एन इमोटिव इशू फॉर यू पीपल प्राइमरली। नीतीश कुमार तो इस मुद्दे को बहुत पहले से उठाते आ रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि जो भी केंद्र में सरकार उनका साथ देगी, नीतीश का समर्थन उनको प्राप्त होगा। आपको नहीं लगता है कि अब शायद टाइम हैज़ कम, जबकि आप विशेष राज्य का दर्जा की मांग को आप साइडलाइन करें और आप विशेष पैकेज की मांग करते? विशेष पैकेज की मांग करते या विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते, हम तो हम एक राज्य में जातीय गणना कराने के बाद, क्योंकि आज़ादी के बाद तो पहला राज्य है बिहार ना जिसने जातीय गणना कराया, और किसी राज्य ने तो कराया नहीं है जातीय गणना। और जातीय गणना करा करके हमने उनके अपलिफ्टमेंट के लिए किया है, जो एक बड़ी आबादी यहाँ पर है उसको हम कैसे सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली अपलिफ्ट करें। उसके लिए हमने एक प्लान बनाया कि हम 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया दे करके उनको हम अपलिफ्ट करेंगे, और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमको 2,50,000 करोड़ रुपया चाहिए, जो हमारे 1 साल के बजट का पूरा पैसा है। तो हम तो उसको करने में हमें 5 इयर्स लगेगा। तो 5 इयर्स डाउन द लाइन वो 2 लाख का जो अमाउंट है वो किस तरह से अब हम खर्च कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। तो हम तो इसलिए कह रहे हैं ना कि आप हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, आप हमको स्पेशल पैकेज दीजिए, जिससे कि हम अपने, या फिर आप प्लान बनाइए इसके लिए, स्टेट के लिए, कि यू डू समथिंग फॉर द स्टेट। वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया। इट इज़ नॉट दैट कि वी आर आउट ऑफ इंडिया। हम भी आपको कंट्रीब्यूट करते रहे हैं। हमारा पहले से डिमांड रहा है, यूपीए 1 में बिहार एक बीमारू राज्य रहा है, और नॉट दैट कि हम बैड गवर्नेंस में हैं, हम गुड गवर्नेंस में हैं। हमारा बहुत सी चीज़ों में मेरा विकास दर बाकी जो डेवलप्ड स्टेट्स है उससे हम ज़्यादा विकास दर से आगे हैं बहुत से मापदंडों में। तो हमको आप मदद करिएगा तो हम और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। जो एक बड़ा सुशील मोदी कह रहे हैं कि हम तो 1.25 लाख करोड़ हर साल दे रहे हैं सरकार को।
नहीं नहीं, 1.25 लाख करोड़ दे रहे हैं आप, तो जो आप पैसा दे रहे हैं वो हमारा जो अमाउंट है जीएसटी का, हमारा जो रेवेन्यू है, जो हमारे से आप लेते हैं इनकम टैक्स में, जीएसटी में जो पैसा आप हमसे लेते हैं, आप उसको रिवर्ट बैक कर रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के माध्यम से। नॉट दैट कि आप हमको पूरा जो पैसा हमारा जो ले रहे हैं आप उसको हमको टोटल आप हमको इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई लीजिए स्टेट, आप अपने मन से जैसे खर्च करना, आप उसको डिफरेंट स्कीम्स के माध्यम से दे रहे हैं। और स्कीम्स में भी आप जो राइडर्स लगा रहे थे, जो स्कीम्स में जहां पर हमको 25% का इन्वेस्टमेंट था, आज हमको उसमें 75 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। स्कीम आपकी, योजना आपका, क्रेडिट आपका, और हमारा 75% इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक आरोप आप पर अभी और भी लग रहे हैं, खास करके भाजपा की तरफ से आरोप ये है कि आप पॉपुलिस्ट मेजर्स का रास्ता आप चुन रहे हैं और उसके लिए आपको पैसा चाहिए। पॉपुलिस्ट, हाउ यू से दैट एवरी, आप कुछ भी करिएगा, आप रिजर्वेशन बढ़ा दिए तो देर इज ऑलवेज जो लोग देखना चाहते हैं, दे हाउ दे वांट टू सी इट। आप कह रहे हैं कि आप एक ग्लास आधा खाली है और आधा बड़ा, हाफ पीपल विल से कि इट इज हाफ फुल एंड हाफ पीपल विल से इट इज हाफ एम्प्टी। हाउ यू सो इट। अब आप कह रहे हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ा दे, दैट इज ऑल्सो पब्लिसिटी। आप कहिए कि अपना आरक्षण का दायरा बढ़ा करके अपने आप को पॉपुलर होना चाहते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, हाउ यू सी इट। हम समझते हैं जो लोग इससे प्रताड़ित रहे हैं या जो लोग इससे इफेक्टिव हो रहे हैं, वो मानते हैं कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है। हम मानते हैं कि द हाफ ग्लास इज एम्प्टी। हाल के दिनों में हमने देखा कि ताबड़तोड़ आप लोगों ने बहालियां भी निकाली, उस पर भी तंज कसे जाने लगे कि सो द स्टेट कॉफर्स आर एम्प्टी, इसके बावजूद आप इस तरीके से बहालियां निकाल रहे हैं। तो व्हाई द बीजेपी, व्हाट बीजेपी हैज सेड? बीजेपी वाज विद अस। आस्क द पीपल फ्रॉम द बीजेपी, बीजेपी वाज विद अस इन 20 इलेक्शन। इज दैट दे वर नॉट रेडी? उन लोगों को नहीं पता था तो उन्होंने क्यों झूठा वादा किया जनता से? उनका उठाइए इलेक्शन का घोषणा पत्र, देखिए वो क्या कह रहे हैं अपने घोषणा पत्र में। तो हाउ दे वर सेइंग इट, हम तो करके दिखा रहे हैं। ये सब बिदंगड़ा खड़ा करना का समझना। हम एक चीज़ और जा रहे हैं, आप लोगों ने एक मुद्दा और उठाया है कि इसको 9th शेड्यूल में डलवाने, उसके पीछे मंशा क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी सुशील मोदी ने जो टीका टिप्पणी की है कि वो भी चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए देखिए पूरी तरह से हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली के अंदर इस बिल के पक्ष में और बड़ा जोर दे करके विधानसभा अध्यक्ष को ये कहते रहे कि हमें सर्वसम्मति से इसको पास करिए। इट मीन्स दैट कि दे वर ऑल्सो विद द गवर्नमेंट स्टैंड। अब जब हम जातीय गणना करने गए थे तब भी बहुत लीगल बैटल लड़ना पड़ा था, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे। हम ये कह रहे हैं कि ये भाजपा कर रही थी, भाजपा वाले कह रहे थे हमें इससे कोई मतलब नहीं था। फेयर इनफ। अब हमने जातीय गणना के बाद ये रिपोर्ट लाया है और इसके बाद हमने आरक्षण को बढ़ाया है, तो फर्दर ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। जिस तरह से तमिलनाडु में आरक्षण को बढ़ाया और उसको 9th शेड्यूल में लाया, 9th शेड्यूल में व्हेन यू ब्रिंग थिंग्स इनटू 9th शेड्यूल, जब हमारे फोर फादर ने संविधान बनाया था उन्होंने ये प्रावधान किया था कि जहाँ पर 9th शेड्यूल का प्रावधान किया गया था कि वैसे नियम कानून जिसको लीगल बैटल से अलग रखा जाए, सरकार के पास अधिकार है कि उसको 9th शेड्यूल में डाले। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी नीयत इतनी साफ है अति पिछड़ों के लिए, महादलित के लिए, जो बार बार आपने विधान सभा और विधान परिषद में कहा, तो इसको आप 9th शेड्यूल में डाल दीजिए, सो दैट कि कभी कोई पछड़ा ही नहीं हो, इसके लिए कोई लीगल बैटल्स ही नहीं हो। बीइंग मोर और लेस एप्रीहेंसिव कि जैसे आपके जाति जनगणना में पीआईएल पे पीआईएल दागे गए, तो शायद इस मुद्दे पर भी हो सकता है, तो यू वांट टू बेसिकली प्रिवेंट दैट। हाँ, बेसिकली प्रिवेंट दैट कि भाई कोई आदमी इसमें कोई इस मुद्दे को लीगल बैटल में फंसाने की कोशिश नहीं करे। एंड व्हेन यू आर विथ अस, you have shown your face in front of people that you are with us, so you show your courage and include in 9th schedule. अब देखिए ये दो मुद्दे ऐसे हो गए, जाति जनगणना और दूसरा मुद्दा ये रिजर्वेशन को बढ़ाना। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं एक तरीके से वो जो कहते हैं सह और मात के खेल में जदयू और या जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसने भाजपा को पटकनी दे दी इन मुद्दों से, और 2024 के चुनाव में भी ये मुद्दा काफ़ी अहम रहेगा, आपको काफ़ी ये बेनिफिट पहुंचा सकता है। देखिए इट इज़ नॉट देखिए हम बार बार नीतीश जी के भाषण को और उनके बयान को सुनिए। नीतीश जी कहते हैं कि हम काम करते हैं
जनता के लिए, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता जनता हमको वोट देती है कि नहीं देती। तो ये तो इनका बहुत पुराना डिमांड था कि जातीय गणना हो, और ये वीपी सिंह के समय से जातीय जनगणना में ही जातीय गणना का रेफरेंस बार बार देते रहे, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए गणना होती है। तो वो कहते रहे कि भाई और लोगों के लिए भी करिए, सो दैट कि हमारे और आर्थिक स्थिति की भी कीजिए, सो दैट कि हम जो कानून बनाना चाह रहे हैं या जो हम भविष्य में जो हम बजट का प्रावधान करते हैं उसमें इन सबको कॉपरेट करें। क्योंकि महात्मा गांधी ने तो यही कहा था ना, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, कि जब तक आपकी योजना अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है वो उससे बेनिफिट नहीं हो रहा है और उसका अपलिफ्टमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो सब बेईमानी है। तो आज के 77 साल की आज़ादी के बाद भी इफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के 42% लोग, पिछड़े अति पिछड़े के 33% लोग अगर आपके गरीबी रेखा के नीचे हैं, इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट वॉट एवर इज प्लानिंग एंड वॉट एवर इज डूइंग, दे आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड। सो वी हैव टू रिस्ट्रक्चर एवरीथिंग, सिंपल। तो नीतीश कुमार ने उसके लिए काम किया है। अब उनको, अब बीजेपी को ये लग रहा है कि भाई ये हमारे लिए मात का खेला हो गया। स्ट्रक्चरिंग से एक सवाल और जहन में आ रहा है, जाहिर तौर पर सोशल इंजीनियरिंग के किंग कहे जाते हैं नीतीश कुमार, तो क्या आपको लग रहा है कि भीम सांसद वगैरह जो आप कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग का एक हिस्सा है? और सिंस यू पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द रिजल्ट्स ऑफ 2020 इलेक्शंस, दैट इज द रीजन व्हाई यू वांट टू एक्सपैंड नाउ द रीच ऑफ द पार्टी? नो नो, ये तो एक आप जो प्रश्न कर रहे हैं ना वो तो है। इफ यू गो थ्रू फ्रॉम लास्ट 18 years ऑफ नीतीश कुमार वर्किंग एज ए चीफ मिनिस्टर एंड डूइंग डीड्स, तो नीतीश कुमार ने तो बहुत काम किया है। यही तो हम कहना चाहते हैं लोगों से कि एक तरफ एक व्यक्ति है जो आपके लिए काम कर रहा है, आपको सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर से सबल बनाने का प्रयास कर रहा है, आपके आने वाली पीढ़ी और उसके आने वाली नस्ल को जो आपको सुधारने का प्रयास कर रहा है, उसको अपलिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है। और एक तरफ कुछ लोग हैं जो संविधान पर टिप्पणी कर रहे हैं, आरक्षण पर टीका टिप्पणी करते हैं। तो कौन अपना है कौन पराया, इसको तो समझना होगा ना लोकतंत्र में। और जो जो आपका अपना है उसको आपको ताकत देनी होगी। भीम सांसद थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं क्या है आपका ये प्लानिंग, क्या है? भीम सांसद के माध्यम से जो आगे बगाहे लोग संविधान पर टीका टिप्पणी करते हैं या फिर आरक्षण पर भी टीका टिप्पणी करते हैं, उनके खिलाफ एकजुटता है, एक उनके खिलाफ गोलबंदी है। और अपने नेता जी नीतीश कुमार ने जो काम किया इन 18 वर्षों में इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए एक सम्मान समारोह, जिस तरह से जातीय गणना करके उन्होंने अपलिफ्टमेंट किया है, रिजर्वेशन के कोटा को बढ़ाया है। तो पेरियार के समय से तो यही होता आ रहा है ना भाई, कि जिसकी जितनी आबादी उसको इतनी हिस्सेदारी। तो नीतीश कुमार ने यहाँ का जातीय गणना करने के बाद आरक्षण के कोटे को बढ़ाया है, तो इसके लिए उनका सम्मान कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इस तरह का नेता होना चाहिए जो हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए, हमारे पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए जो हमारे लिए काम करे, वही हमारा शुभचिंतक हो सकता है। एक सवाल और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि अब कयास ये लगाया जा रहा है कि शायद नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बीमार होते चले जा रहे हैं। वो कंट्रोलिंग पोजीशन जो उनका था वो उस तरीके का नहीं रहा, इसलिए हाल के दिनों में जो बयान आए नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है। और सवाल ये उठ रहा है क्या जदयू अलग अलग खेमे में बटेगी? ये जो है ये कयास आपके विपक्षी ज़्यादा लगा रहे हैं। नहीं, they just want to write off Janata Dal United and Nitish Kumar. That's why they create these kind of rumors. The second line of leadership within the party. No. There are a lot of leaders in the party who can take over JDU after Nitish Kumar. There is no. अब जब जैसे जैसे समय आता है, और अभी तो हमारे नेता खुद ही सक्षम है पार्टी को चलाने के लिए और पार्टी को लीड करने के लिए, तो वाई वी शुड थिंक ओवर दैट। वी आर इसलिए भी पूछा अशोक जी क्योंकि आपने सुना होगा अभी से कुछ वक्त पहले नीतीश कुमार ने एक तरीके से अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बना दिया था, तो आपको लगता है कि जदयू के तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनको ये मान्य होगा? नहीं, हमको ये नीतीश कुमार जी का जो जवाब था वो ये था कि आने वाले समय में नौजवान लोगों का समय है, जो लोग नौजवान हैं, तेजस्वी जैसे लोगों का भविष्य है। तो नेचुरली आने वाले समय में जो लोग यंग होंगे उन्हीं का भविष्य होगा। जो हमसे 10 साल छोटे हैं उन्हीं का भविष्य है हमारे, या हमसे जो 10 साल 20 साल छोटे हैं। तो नेचुरली नीतीश कुमार ने उनके तरफ कहा था। अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की जो हमारी पार्टी है उसके नेता, सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार हैं, और हमारे पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है।
हमारे नेता के नेतृत्व में पूरी पार्टी एकजुट है। इसी पर तो सवाल तब भी खड़े हुए थे जब पॉसिबली यू आर स्नब्ड बाय द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, वहां पर आपने अपनी आपत्ति भी दर्ज की थी, तो खेमेबाजी की खबरें तो वहीं से निकलनी शुरू हो गई थी। नो 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 नो, दैट वाज टोटली अ मीडिया। कहीं कोई देयर इज एनी, वो कहीं था क्या, कहीं कोई उसका विजुअल है, कहीं कुछ है। अरे पार्टी में नेता को अधिकार है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरा अधिकार है अपनी बातों को रखने का, डांटने का। हम लोग उनके 10 साल 15 साल हम उनसे छोटे हैं, उनको पूरा अधिकार है डांटने का और अपनी बात को कहने का। इसलिए दैट इज अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, जो कि इंडिया गठबंधन की एक तरीके से नींव रखी थी नीतीश कुमार ने। शायद ये उम्मीद उन्होंने संजोया था कि कम से कम संयोजक बनेंगे या मोस्ट एक्सेप्टेबल प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट हो सकते हैं नीतीश कुमार। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है, चूंकि अलग अलग डपली, अलग अलग राग वो देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन में। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जो अखिलेश यादव के बयान आए या केजरीवाल जी के बयान आए, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इंडिया गठबंधन एक खेमे में नहीं रह पाया। ये वास्तव में वो भानुमति का जो है वो कुनबा वाली बात हो गई। तो आप भविष्य क्या देख रहे हैं इंडिया गठबंधन का, और नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन के अंदर आप क्या भविष्य देख रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा इसमें कहीं दो मत नहीं है कि नीतीश जी ने बड़ा एफर्ट किया था और एफर्ट करके सब लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया। पटना में बड़ी मीटिंग कराई, सब बात आपकी सही है। स्टेट लेवल पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने इंटरेस्ट को देखती है, बट लोकसभा के समय में सभी लोग एकजुट हैं और उसमें हमको कहीं नहीं लगता है कि कोई इंडिया गठबंधन में कहीं कोई कन्फ्यूजन। 24 में एक बड़ा चैलेंज आप लोग देख पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100% देंगे चैलेंज देने के लिए तो गठबंधन बना है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अशोक चौधरी जी, बिहार सरकार के मंत्री, और अपनी तमाम बातों को इंडिया डेली लाइव पर रखते हुए। पटना से कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ शिव पूजन झा, इंडिया डेली लाइव के लिए।